हेलो एंड वेलकम टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। आज के समय में विज्ञान की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी जानकारी साधारण जनता तक कम ही पहुंच पाती है। और एक ऐसी ही सूचना ब्रिटेन से आई है जिसे मैं आप सभी तक लेकर आया हूँ। ब्रिटेन में लगभग 8 साल बाद 3 पेरेंट बेबी पैदा होने की घोषणा की गई है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट तकनीक यानी एमआरटी को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन पहला देश है, जहां साल 2015 में इसे पहली बार मान्यता दी गई थी। तब से लेकर अब तक इस तकनीक के जरिए ब्रिटेन में ऐसे 5 बच्चों का जन्म हो चुका है। इसकी पुष्टि स्वयं यूके फर्टिलिटी रेगुलेटर, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी ने की है। जानेंगे इस वीडियो में 3 पेरेंट बेबी क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी क्या है और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ओके, अब बात करते हैं कि ये एमआरटी टेक्निक क्या है। तो देखिए, एमआरटी का इस्तेमाल असाध्य बीमारियों की स्थिति में किया जा रहा है। किसी भी पुरुष या महिला में गंभीर कमी की स्थिति में यह तकनीक कारगर हो सकती है। इसमें अमूमन एक पुरुष और 2 महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं में माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज या बांझपन की स्थिति में ये टेक्निक कारगर हो सकती है। इस टेक्निक को करने के कुछ तरीके हैं। इनमें से 2 तरीके काफी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें से पहले तरीके में दोनों कपल के एग से न्यूक्ली यानी नाभिक को निकाला जाता है और दोनों कपल यानी जो पेरेंट होगी और दूसरी महिला जो डोनर होगी उसके एग में इस न्यूक्ली यानी नाभिक को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें अभी भी साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म वो होता है जो नाभिक के बाहर तरल पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। इसके बाद डोनर महिला के एग को स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है जो एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाता है। इस तरीके से एक 3 पेरेंट बेबी का जन्म होता है। और दूसरे तरीके में पहले डोनर महिला के एग को फर्टिलाइज किया जाता है। इसके बाद इस डोनर महिला के एग से न्यूक्लियस जो कि डीएनए को रखा हुआ होता है उसको अलग कर लिया जाता है, जो कि बाद में दूसरी महिला यानी पेरेंट महिला के फर्टिलाइज एग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन पेरेंट महिला के एग में इसे ट्रांसफर करने से पहले उसके एग से खुद के न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है ताकि माता से बच्चे में माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज ट्रांसफर न हो सके। तो इस तरीके से एक डोनर महिला के एग को फर्टिलाइज करने के बाद उसके न्यूक्लियस को उसके एग से अलग करके पेरेंट महिला के एग में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके एग से पहले से ही न्यूक्लियस को अलग किया गया होता है। अब क्योंकि इस प्रोसेस में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को 3 पेरेंट टेक्निक कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों व्यक्तियों के डीएनए इनसे पैदा होने वाले बच्चे में होता है। उस पिता का डीएनए होगा जिसके स्पर्म से एग को फर्टिलाइज किया जाता है, उस माता का डीएनए होगा जिसमें एग या न्यूक्लियस से एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनेगा, और उस डोनर महिला का एग या न्यूक्लियस होगा जिससे उसे दूसरी महिला के एग में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये तो बात हुई माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट टेक्निक की। लेकिन अब बात करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होते क्या हैं, जिनकी वजह से वैज्ञानिकों को इससे बचने के लिए ऐसी टेक्निक डेवलप करनी पड़ रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया व्यक्ति के बॉडी के सेल्स में ऊर्जा पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया किसी व्यक्ति के शरीर में पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है तो ये इतनी एनर्जीज को नहीं बना पाता है जितनी उस व्यक्ति के शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का सुचारू रूप से प्रबंध नहीं होता है तो शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है, और तब व्यक्ति के शरीर के कई ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, किडनी, हार्ट, लीवर आदि उसके बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर देते हैं। इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है, और जब वो पावर मिलना कम हो जाता है तो शरीर नए सेल्स का निर्माण भी करना बंद कर देता है और शरीर में एनर्जी की कमी भी होने लगती है। ऐसी बीमारी पूरी दुनिया में लगभग 5000 लोगों में से केवल एक को ही होती है। तो ऐसी बीमारी जब महिला के डीएनए से बच्चे तक पहुंचती है तो यह बीमारी उसके लिए खतरा बन सकती है। इसी को कम करने के लिए एमआरटी टेक्निक लाया गया है, और माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज के सिम्टम्स को किसी बच्चे या एडल्ट में कुछ सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके पता लगाया जा सकता है, जैसे शरीर का सही से ग्रोथ न होना, सुनने और देखने की क्षमता कम होना, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का होना, बिना किसी वजह के वोमिटिंग होना इत्यादि इसके लक्षण होते हैं। तो क्या ये एमआरटी टेक्निक सेफ है? इससे कोई नुकसान नहीं है? तो इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि टेक्निक पर ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। फिलहाल के आंकड़े ये बताते हैं कि कोई ऐसा कपल
जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज न हो और वह कपल इनफर्टाइल भी हो, तो ऐसे कपल पर एमआरटी टेक्निक का प्रयोग कम रिस्की होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज वाले कपल में इस तरह की टेक्निक का प्रयोग करने से जो डीएनए का म्यूटेशन है वह कभी कभी 20% से भी ज्यादा हो जाता है, जो इस टेक्निक के फेलियर को भी दिखाता है। तो इस टेक्निक पर अभी और भी रिसर्च किया जाना बाकी है। इसके अलावा एक और टेक्निक है जो इस तरह की आनुवंशिक समस्याओं या बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए काफी फेमस है। आई एम श्योर आप सभी इसका नाम अवश्य कहीं न कहीं सुना होगा। इसका नाम है आईवीएफ टेक्निक यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये टेक्निक भी काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इसका उपयोग फर्टिलिटी या जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स को दूर करके बच्चे के गर्भधारण में सहायता करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में यानी आईवीएफ की प्रक्रिया में ओवरीज यानी अंडाशय से एग को लेकर उसे लैब में स्पर्म से फर्टिलाइज करके उसे फिर से यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है। इस आईवीएफ टेक्निक के प्रक्रिया को पूरा होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, कभी कभी ये समय इससे भी ज्यादा हो सकता है। और आज वर्तमान समय में आईवीएफ टेक्निक रिप्रोडक्शन के लिए सबसे प्रभावी है। इस प्रक्रिया में कपल अपने स्पर्म और एग का प्रयोग कर सकते हैं या डोनर के द्वारा दिए गए स्पर्म या एग या एम्ब्रियो यानी भ्रूण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ केसेज में जिनमें मान लीजिए कि एक कपल है और महिला किन्हीं कारणों से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो ऐसे केस में उस महिला के एग को दूसरी किसी पहचान की महिला या किसी अन्य महिला जो इसके लिए सहमत हो जाए, उसके यूटेरस में पहली महिला के एग को स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जा सकता है। और देखिए, इन सभी टेक्निक्स में कुछ न कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मल्टीपल बर्थ, प्रीमेच्योर डिलीवरी, बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर और स्ट्रेस इत्यादि होने की संभावना ज्यादा होती है। तो वैज्ञानिक ऐसे नई नई टेक्निक को डेवलप करने में लगे हुए हैं और इन सब पर रिसर्च होना भी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, तो उनका रोकथाम होना भी जरूरी है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।